सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा वाणी अपनी सीरीज चल रही है, उसमें लेक्चर ये कौन सा है? सिक्स्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ होगा, सेवेंथ नंबर का लेक्चर है। ठीक है, अब चलिए लेक्चर 7 है। इसके पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपने इसके पहले 1 2 3 4 5 6 ये सारे सीक्वेंस में देखे होंगे। आप देखिए, इस चीज को मान के चलना, अगर आप रैंडम इसको देख रहे हो तो आपको कुछ हवा नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है। अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, मीन्स पढ़ रहे हो आपको नहीं पता चलेगा। आपको सिंपली क्या है भाई, सीक्वेंस में देखना है। ज्यादा बड़े भी नहीं है, पहला शायद 20 मिनट का है, फिर 1 घंटे का है, फिर 30 40 मिनट का। लास्ट वाला थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप देख जरूर लेना और उसको देख के ही इसको देखना। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देना अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लो। आप परीक्षा वाणी पे आते हैं। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि सर परीक्षा वाणी इंग्लिश में पढ़ा दीजिए। तो इंग्लिश में देखिए, एक तो आती नहीं, एक ट्रांसलेशन था वो मैंने आपको शेयर किया है, तो जिनको भी इशू आ रहा था वहां से आप देख लेना, है ना। ऐसे ही 2 3 पहले कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट था अपना, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक कमेंट क्या था इसमें, एक कमेंट था कि सर ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में बताइए। भाई मेरी कोशिश है कि हिंदी में भी मैं बताऊं, भाई या बहन आप जो भी हो। साथ ही भाई इंग्लिश वाले भी हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखना है। ऊपर से परीक्षा वाली पूरी हिंदी में ही है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको नोट्स कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ पहले से ही आपके पास है। आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप बस कहानी सुनते चलो। जो कहानी, जो स्ट्रक्चर, जो फ्रेमिंग मैं करा रहा हूँ वो आपके काम की है। बाकी टेक्स्ट तो आप पढ़ ही लोगे यार, सब लोग ग्रेजुएट हैं तभी तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उतना देख लोगे ऐसा मेरी उम्मीद है। और एक कमेंट और था, अच्छा, प्रेसिडेंट रूल उत्तराखंड में कितने टाइम के लिए लगा है? तो किसी ने बोला था कि 46 डेज के लिए लगा है, मैंने वीडियो में 44 बताया है ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें। उसमें क्या था एक्चुअल में, क्या है पहले आप देखो। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट रूल, भाई जो हाई कोर्ट ने एक दिन के लिए रिस्टोर किया था हरीश रावत जी को, तो बहुत सारी बुक है जो उसको काउंट नहीं करती है, उसको भी मानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, वो ही उसको एक्सटेंशन मान लेते हैं। ठीक है, तो एक दिन तो वहां काउंट हो जाता है एक्स्ट्रा 44 जो आपसे बताए थे। और एक दिन वो काउंट करते हैं किस चीज को, कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ था, कि भाई फ्लोर टेस्ट जब होगा तो अभी तक भाई निर्वाचित सरकार बनी नहीं है, तो उसको भी वो नहीं काउंट करते, उसको बोलते हैं कि ये भी गवर्नर रूल लगा हुआ है इस पे, प्रेसिडेंट रूल। तो बस उस वजह से आता है। ऐसा नहीं है कि इतने क्लोज ऑप्शन आपको नहीं देगा। हाँ, 44 या 46 याद रख लो, अलग अलग बुक ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए बात में क्या बोल रहा हूँ। चलिए, और और क्या कमेंट थे आपके बीच में ना यार। एक काम करते हैं, आप जिस भी दिन फ्री हैं, चाहे संडे, चलिए इस संडे में कहीं घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ था कि हर संडे कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन इस संडे को चलिए एक लाइव सेशन रखते हैं। आपके जो भी डाउट है प्लस जो भी क्वेरी है सारी हम हैंड टू हैंड या फिर जो भी है ऑनलाइन ही, ऑन कैमरा ही वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेक्चर 7 काम की बात पे आते हैं। आज काम थोड़ा ज्यादा है। चलिए, समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? समझ में आ रहा है? समझते चलना, बस रिवाइज करते रहना। फिर कुछ लोग पूछते भी सर बीएस नेगी पढ़ें क्या? बीएस नेगी में जितना प्रोवाइड किया हुआ है उससे ज्यादा तो मैं आपको इसमें एड ऑन कर ही रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी आपको अपना फैक्टीकरण करना है। फैक्टीकरण मतलब बेवजह की अननेसेसरी चीजें आप दिमाग में स्टोर करना चाहते हो तो कर लो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको पता है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है, सारी बुक में 9 नवंबर ही है। आप अगर उसमें एक ये याद रख ले तो अच्छा, 8 नवंबर को शाम को 6 बजे गवर्नर ने ये बात बोली, तो उसका क्या सेंस है यार? वो ठीक है, किसी को जब एनालिसिस करना है पूरा गवर्नर पे तो वो उस बात को इंक्लूड कर सकता है, आपके काम की नहीं है। बाकी बुक में क्या है, बस उतने माइक्रोस्कोपिक फैक्ट दिए हुए, क्या ही करोगे उसका, याद भी नहीं रहेगा। आप याद भी कर लो, वो इतने क्लोज ऑप्शन देगा कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं तो आपको प्रीलिम पास करने के लिए जो जुगाड़ वाली टेक्निक है वो बता ही रहा हूं। कल आपने देखा
इकोनॉमी जिसने देखी है, इकोनॉमी के PYQs मैंने डिस्कस किए हुए थे, उसमें जितने भी PYQs थे उसमें से कम 7-8 क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़े हैं, आपने भी नहीं पढ़े होंगे, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन से, क्वेश्चन से उसको डिकोड करके ही सही कर दोगे। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पता होना चाहिए, बस क्या एक समझ अच्छी होनी चाहिए, है ना। चलिए 24 हो गया है अपना। ये तो हिस्ट्री आ गई अपनी। नगर निकाय, अच्छा ठीक है, नगर निकाय आ चुके हैं। तो हमने कहां तक देख चुके थे, हम इसको देख चुके थे कि संसद में कितने सदस्य जाते हैं उत्तराखंड से। 3 राज्यसभा से है, 5 लोकसभा से है, 1 सीट ST के लिए रिजर्व है, SC के लिए सॉरी, ठीक है, बस उतना। न्यायपालिका मैंने आपको पहले ही इस ट्राइंगल में समझा दिया है, बस उसी के बाद आपको यहाँ से रिवाइज करना है। क्या है कि भाई न्यायपालिका का एक अंग है भाई एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेटिव है। इसको बोलते हैं विधायिका, जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका। तो ये जुडिशरी है, ये तीनों मिलकर सरकार बनाती हैं। किसकी कुल है, चलिए ये तीनों मिलकर सरकार बनाती हैं। अब सरकार बन गई है, उसमें से एक ऑर्गन की ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो नैनीताल हाई कोर्ट, आपको पता है कि इंडिया में जुडिशरी कैसी चलती है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि सेंटर में या ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके नीचे और छोटे कोर्ट है, बाकी जो ग्राम न्यायालय वगैरह है वो सब है। अब न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकार, ये तो मतलब वोल बच्चन है, आप पढ़ते ही हैं इसको। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इसके अंडर आते हैं, ऑब्वियसली पता है। जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो यहाँ पे आते हैं सब क्या कि भाई परिवार न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाकी ये जितने भी न्यायालय है ना, ये सब ऊपर हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। ये बात ये बोल रहा है, तो हमें डायग्राम से ही पता है। अब अनुच्छेद 224, आर्टिकल 214 सॉरी 214 ये डील करता है कि हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? इंडिया में अभी देखिए हर राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट नहीं है। आप मुझसे पूछोगे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का हाई कोर्ट बताना कहाँ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब आपको पता चलता है कि यार पंजाब में पंजाब हाई कोर्ट सुना नहीं, ऐसी हरियाणा हाई कोर्ट वो भी नहीं इतना सुना, तो फिर आपको समझ में आएगा मीन्स हर राज्य में नहीं है, लेकिन संविधान में मेंशन है कि भाई हर राज्य के पास होना चाहिए। अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद के अनुसार उत्तराखंड भाई सौभाग्यशाली है कि 9 नवंबर 2000 को यहाँ पे 20वें 20th उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड स्थापना की। अब आप एक चीज समझो, यहां से एक चीज समझो, उत्तराखंड राज्य बना कौन सा 27वां, लेकिन हाई कोर्ट कौन सा बन रहा है 20वां। तो दैट मीन्स क्या है, इससे आप समझो कि 7 ऐसे राज्य थे उस टाइम पे जहां पे हाई कोर्ट नहीं होगा, तभी तो 20वें नंबर का हाई कोर्ट बना उत्तराखंड में। क्योंकि अगर हर राज्य में हाई कोर्ट होता तो उत्तराखंड में भी 27वें नंबर का हाई कोर्ट बनता, क्योंकि 27वां राज्य है। दैट मीन्स उस टाइम भी सभी राज्य में उनके हाई कोर्ट नहीं थे। और क्यों हो भाई, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे आप देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, ये सिक्किम, ये सब इनको शेड्यूल एरिया की प्रोटेक्शन प्राप्त है, इनके अपने अपने अधिकार, कस्टमरी लॉज है, एक्सेप्शन दी गई है इनको, तो ये सब उससे गवर्न होते हैं। तो यहाँ से ज्यादा मुकदमे आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, तो यहाँ पे इतने कोर्ट बनाने क्यों? तो यहाँ पे 1-2 कोर्ट बना के उनकी जो बेंचेस हैं बस वही यहाँ पे फैसला सुनाती है, क्योंकि केस ही उतने नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, 20वें नंबर का आपको समझ में आया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैनीताल है भाई, नैनीताल ही है, नैनीताल हाई कोर्ट। नैनीताल हाई कोर्ट है, इधर मैं लिख देता हूं, याद रहेगा, है ना। ऐसे ही
अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य में अनेक न्यायालय मीन्स इसको जो भी शक्तियां प्राप्त है, वो सारी चीजें हैं। अब एक फैक्ट जो आपको और याद रखना है वो है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 11, 1 और 1 11, ये आप याद रख लोगे। अगला फैक्ट, पहले न्यायमूर्ति हमेशा पहली चीज वो पूछता है, पहले कौन थे? ए देसाई। ऐसे ही रजिस्ट्रार अगर पूछता है तो GSM रावत। तो GS आप जो पढ़ते हो, एक अरिहंत की बुक आती है रावत साहब की, बस उससे याद रख लेना, ठीक। तो अशोक अभयंकर देसाई, ए देसाई पहले न्यायाधीश थे उत्तराखंड के। इतना आपका हुआ। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाए 2001 में, वहां से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है। राज्य में लोक अदालत की भी व्यवस्था है, उत्तराखंड कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड की स्थापना भी की गई है। तो ये क्या है, लीगल एडवाइजर, कि भाई लीगली आपको अवेयर करने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसमें आपको इतना ज्यादा नहीं करना। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है, प्रदेश में पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायत का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपए तक के मामलों की सुनवाई करती है। तो जो न्याय पंचायत है उत्तराखंड में, वो 500 रुपए तक के जो भी मामले हैं, छोटे मोटे रेवेन्यू के मामले, उसको मैनेज कर सकती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है भवन के बारे में, कि जो नैनीताल की बिल्डिंग है हाई कोर्ट की, उसके बारे में। तो किसने बनाई थी? मैंने आपसे बोला मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड 100 साल से भी पुराना है, मैकडोनाल्ड ने बनाया। ऐसे ही इसको कुछ टाइम के लिए स्कूल भी कन्वर्ट कर दिया गया था, उसका नाम था ब्रांसडेल स्कूल, ठीक है। तो स्कूल भी रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो समर कैपिटल है, 1962 से ये समर कैपिटल भी बना दी गई थी, कि गर्मी होती है तो ठंडी वाले किसी एरिया में जाना है, मसूरी या फिर नैनीताल, उसके ऊपर जाओगे तो वहां पे इंफ्रा उतना नहीं है, तो नैनीताल को इन्होंने बनाया। ऐसे ही इस भवन का RAF के अवकाश सिविल मुख्यालय रूप में भी उपयोग किया था, ठीक है। यह हुआ था, RAF का भी एक मुख्यालय था। तो आप 2-3 चीजें याद रखना। पहली, किसने बनाई? मैकडोनाल्ड। ऐसी बोन्सडेल स्कूल था, स्कूल भी था। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रही है समर कैपिटल। बस इतनी चीज। लोकायुक्त की कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी थी, कि इसी के ऊपर पूरा खेल हुआ था। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, खंडूरी जी ने 1 नवंबर को, कहाँ है 1 नवंबर, 1 नवंबर 2011 को विधानसभा में इसे पारित किया। और उसमें जितने भी मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, IAS सारे लोग शामिल हो गए थे। इसी वजह से जो अगली सरकार आएगी वो कांग्रेस की आएगी, इसको निरस्त कर देगी। और इसी वजह से आपको पता है कि बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई थी, ठीक। नए कानून के अनुसार संगठन में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, जरूरत के मुताबिक 7 सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन अभी देखो ये इतना मीनिंगफुल है नहीं, काम नहीं हो रहा है इसमें। जब से अपॉइंटमेंट हुई है तब से रजा साहब थे स्टार्टिंग में, फिर डीडीवाल साहब थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। बात हुई है कि भाई इनको अपॉइंट कर देते हैं, नैनीताल हाई कोर्ट की टिप्पणी भी है 2023 में कि भाई अपॉइंट करो, नहीं कर रहा है कोई। और अब देखो इतनी कोई मांग भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। जब खत्म है ही नहीं भ्रष्टाचार तो फिर इनकी जरूरत क्या है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उसमें क्लियर हो गया है। जो मेन अपना मुद्दा है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज, अब 2 तरीके हैं पंचायती राज को पढ़ने के। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से, कि पूरा जो नेशनल पर्सपेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लक्ष्मीकांत में है, वो मैं आपको समझाऊं। दूसरा है कि सीधे उत्तराखंड पे आ जाए। अब सीधे उत्तराखंड पे आएंगे तो आप ठीक है कुछ हद तक समझ सकते हैं जिसने पढ़ा है, लेकिन जिसने इसके पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी है, या फिर पढ़ी है अच्छे से नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत लैकुनाज है, तो आपको फिर समझना पड़ेगा एक बार सही से। तो सही से ही समझते हैं इसको, है ना, रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, भर के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप पॉलिटी इन जनरल पूछे, उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पूछे, मेंस में पूछे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पंचायती राज बॉडी, पंचायती राज इंस्टीट्यूट किस भाग में है हमारे संविधान के? पार्ट 9 में है, ठीक। भाग 9 में PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ये ऐड किए गए हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐड हुए क्यों, उसकी थोड़ी सी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले 1952 में देखिए देश आजाद है, तो हमें पॉलिसी वगैरह बनानी है। तो गांव या फिर ग्रामीण स्तर पे हमें पॉलिसी कैसी बनानी है, उसके लिए एक प्रोग्राम लेके आते हैं, CDP,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास, अब इंग्लिश मीडियम वाले शिकायत करेंगे, कार्यक्रम, प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कार्यक्रम इंप्लीमेंट होते हैं, काम कुछ करते हैं, कुछ इसमें मिस्टेक भी रहती है। तो जब ये काम कर रहे थे तो उसके बाद सरकार ने बोला कि यार देखो 5 साल हो गए, 1957 का टाइम पीरियड है, 5 साल में हमें कुछ सुधार दिखा नहीं है ग्राउंड लेवल पे। तो ये पूछते हैं कि भाई दिक्कत है क्या एक्चुअल में। तो उसके लिए क्या करेगी सरकार, एक कमेटी बनाएगी। तो एक कमेटी बनाई जाती है इस चीज को रिव्यू करने के लिए कि भाई आप रिव्यू कीजिए कि ये जो सर्विस हमने स्टार्ट की थी कार्यक्रम, इसमें क्या फेलियर है, तभी तो हम अगले 5 साल तक उसको सुधार करके लगाएंगे। तो इन्होंने कमेटी बनाई, बलवंत राय, क्या हुआ, बलवंत राय मेहता साहब की, BRM। इसमें क्या है भाई, कैंसिल, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, BRM। बलवंत राय मेहता साहब की कमेटी बनती है, ये जांच करती है। तो जब ये जांच करती है तो इसे पता चलता है कि यार पूरा स्कीम हमारी सही थी, लेकिन इसके लिए कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था जिससे वो सही से लागू हो पाए, है ना। जो प्रॉब्लम थी ग्राउंड की वो ऊपर नहीं आ रही है, जो ऊपर है वो नीचे नहीं जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रशासन की दिक्कत है, हमें प्रशासनिक एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो पूछा कि भाई कैसे करना है, तो इन्होंने बोला कि देखो मेरे नाम में 3 शब्द हैं, तो आप क्या करो 3 शब्द का ही एक स्ट्रक्चर बना दो। कैसे, कि सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ, फिर ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक पे, और उसके नीचे आप विलेज लेवल पे बना दो। तो 3 टीयर स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि इनके नाम में 3 शब्द हैं, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। सबसे ऊपर ऑब्वियसली आपको आज पता है जिला, जिला परिषद भी हम बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत, और गांव में भाई ग्राम पंचायत, ठीक। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था की ये नींव रखते हैं। और 2 अक्टूबर, आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर, यहां पे इसको लागू किया जाता है। स्वेच्छा से ही लागू किया गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है इन्होंने रिकमेंडेशन दी तो कोई संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में नहीं था, सिंपली इन्होंने रिकमेंडेशन दी, राजस्थान ने स्वेच्छा से उसको पारित किया, लागू किया। तो यहां से कभी कभी पूछ लेता है 2 अक्टूबर ही क्यों रखा, तो 2 अक्टूबर को भाई गांधी जयंती थी, गांधी जयंती होती है तो गांधी जी की जो ग्राम स्वराज का उनका कॉन्सेप्ट था, उसी से इन्होंने आगे सीख लेते हुए इंप्लीमेंट किया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अब फैक्ट आने स्टार्ट होंगे। अब बलवंत राय मेहता, इन्होंने 3 टीयर स्ट्रक्चर, वो पूछता है कि फिर एक कमेटी और बनती है, कैसे। आपको पता है कांग्रेस की सरकार रहती है 1952, 57, 60 में भी रहती है, 70 में भी रहती है, 77 में और 78 में एक सरकार आती है जो जनता पार्टी की है, जिसमें मोरारजी देसाई PM बनते हैं। अब जैसे ही सेंटर में सरकार चेंज हुई तो वो भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले एक बोलेगी कि भाई एक कमेटी हम भी बनाएंगे जैसे इन्होंने बनाई थी, वो भी रिकमेंडेशन देगी। आप ही समझो लॉजिकली कि वो जो कमेटी बनाएंगे और जो रिकमेंडेशन देगी, क्या वो लगभग ऐसी ही रिकमेंडेशन देगी? अगर सेम एज इट इज दे देगी तो फिर उस कमेटी बनाने का फायदा क्या? फिर तो बोलेंगे कांग्रेस और भाजपा एक ही है, या जनता पार्टी कांग्रेस एक ही है। तो ये भी लगभग नाम कॉपी मारते हैं। 1977 में एक कमेटी बनाते हैं अशोक मेहता साहब की अध्यक्षता में। अशोक मेहता ये थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने बोला कि देखो मेरे नाम में 2 शब्द हैं, तो मैं सिर्फ रिकमेंडेशन दूंगा 2 स्तर की। पहला कि आप जिला रखो ऊपर, और सीधे नीचे गांव रखो, विलेज, गांव। बीच वाली जो ब्लॉक है ये हमें नहीं पता। तो आपसे प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 2 स्तर की थी, त्रिस्तरीय थी, या 1 स्तरीय थी। तो नाम में 2 है, 2 ही थी, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बलवंत राय मेहता 3 है तो 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा 1985 के टाइम पे
1985 के टाइम पे काफी, इस टाइम पे कमेटी बनती है, एक हनुमंत राव बनती है, एक बनती है हनुमंत राव, ऐसे ही एक बनती है LM सिंघवी। तो ये सब रिकमेंडेशन देती हैं, लेकिन इसमें से 1986 में ये बनती है, 1984 में बनती है हनुमंत राव शायद, ठीक है। तो 1986 में, मुझे करेक्ट कर देना अगर कुछ इसमें गलत है तो डेट में, ईयर में, तो लक्ष्मी मनु सिंघवी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है और ये बोलते हैं कि देखो, जो पंचायती राज स्ट्रक्चर चला आ रहा है, जो स्टार्टिंग में नेहरू जी ने बनाया था, जो मतलब एक रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता साहब ने, उसी चीज को आप संविधानिक दर्जा दे दीजिए। तो पहली बार ये बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, स्टेटस आपको देना है। किसे देना है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, PRI को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हीं की बात मानते हुए 1992 में सरकार 2 संशोधन करती है। एक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जिसमें जो पंचायती या रूरल लोकल बॉडीज या फिर आप बोलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, संवैधानिक दर्जा। ऐसे ही इसी के साथ 1992 में ही 74th पास होता है, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज कि भाई शहर में भी तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो शहर में स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, किसे? पंचायती राज व्यवस्था को। तो आप एक चीज समझो, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है लेकिन समझाना जरूरी है, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा, है ना। आप एक चीज समझना कि देखिए, जब दुनिया या देश वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध सेकंड में फंसे हुए थे, तो आपको पता है कि यहां से 2 चीजें निकलती हैं। इस विश्व युद्ध में किस चीज की लड़ाई चल रही थी कि एक तरफ तो थे सारे कैपिटलिस्ट देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी ये सब थे, दूसरी तरफ थे सोशलिस्ट, समाजवादी या फिर साम्यवादी, कम्युनिस्ट जिसको बोल सकते हैं, इसमें रशिया और रशिया के इतने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। तो एक्चुअल में ये 2 आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। इस आइडियोलॉजी में क्या है कि सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगा, कि मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगी कि क्या होगा देश में, दुनिया में, डिमांड सप्लाई पे सब कुछ चलेगा, सरकार अपना हाथ पीछे रखेगी। ये बोलते हैं कि भाई सरकार का इंटरफेरेंस जरूरी है, जितने भी संसाधन है सब सरकार के, सरकार सब पे समान वितरण करेगी। ये 2 आइडियोलॉजी थी। लेकिन आपको पता है 1960s में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, फिर वियतनाम वॉर होता है, करते करते 1990s के टाइम पे आके ये वाला जो धड़ था वो खत्म हो जाता है, जो USSR था वो कोलैप्स कर जाता है, रशिया बनता है और बहुत सारे अलग अलग देश बनते हैं। तो ये आइडियोलॉजी लगभग खत्म हो गई। इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम पे? इंडिया आप देखो 1950s के टाइम से ही लगभग समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारी थी, कोई उसमें मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर रही थी कि भेल बनेगी, ONGC बनेगी, एम्स बनेंगे, IIT बनेगी, सब कुछ सरकारी रहेगा, सरकारी प्रोडक्शन होगा, सरकार डिसाइड करेगी, ज्यादातर चीजें वही थी। बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में। तो सब कुछ सरकारी था, सरकार डिसाइड कर रहे थे, इस आइडियोलॉजी से चल रही थी लगभग। अब ये आइडियोलॉजी 1990s में आके हो जाती है क्रैश। अब ये क्रैश हुई तो बची कौन सी? ये वाली आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की। अब कैपिटलिज्म यहाँ पे जीत जाती है, जो पूंजीवाद है वो जीत जाता है। तो बात ये निकल के आती है कि देखिए, अब ये जो पूंजीवादी देश थे, सबके यहाँ, जैसे US है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, सबके पास पैसा है, ठीक ठाक पैसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबके यहाँ उद्योग थे, सब कुछ बढ़िया था। अब लेकिन उस पैसे को ये इन्वेस्ट कहाँ करें, ये प्रॉब्लम थी। तो इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई पूरी दुनिया अपने मार्केट खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा और फिर उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाएंगे। अब पूरी दुनिया को खोलने के लिए इन्हें बहुत बड़े मार्केट की जरूरत थी। तो उस मार्केट के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा?
जो अलग अलग देश है, जो बड़े बड़े देश हैं, छोटे भी देश हैं, उन सबको अपनी आइडियोलॉजी से अलाइन करने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट थे उनसे बोलते हैं कि इनको लोन दीजिए। जैसे इंडिया को लोन कौन देता है? आईएमएफ, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे लगभग क्राइसिस में था। जैसे आइडियोलॉजी खत्म हुई, इंडिया भी लगभग बहुचक्का हो गया कि क्या करना है, क्राइसिस में था 1990s में। हमें पता है हमने सोना गिरवी रखा, किसको? आईएमएफ को। आईएमएफ कहाँ है? वर्ल्ड बैंक कहाँ है? सब यूरोप और यूएसए ही इसको कंट्रोल करता है। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से एक काम किया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से बोला कि आप इंडिया को या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को आप लोन दीजिए, लेकिन कंडीशनल लोन दीजिए। कंडीशनल क्या? कि आपको अपने मार्केट को ओपन रखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। जब आप ओपन करते हो मार्केट तो कोई भी कंट्री अपने इन्वेस्ट कर सकती है। इंडिया में एफडीआई आ सकता है, एफआईआई आ सकता है, बैंक आ सकती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। लेकिन जो सरकार है उसको अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा, जो स्टेट है उसको रोल बैक करना पड़ेगा। उसको जो इंटरफेयर करता है वो सबकी लाइफ में कि भाई कंपनी में बनाऊंगा, कितना प्रोडक्शन होना है, क्या होना है, क्या प्रॉफिट होगा, वो सरकार डिसाइड कर रही थी। आपको डिसाइड नहीं करना। लोगों को जरूरत है, वो पैसे कमाएंगे, इधर कंपनी है वो माल बनाएगी, आपस में डिमांड एंड सप्लाई से मैच हो जाएगा। इन्होंने इस प्रिंसिपल को बढ़ावा दिया और इंडिया भी मजबूरन, आप बोल लीजिए, हमें भी रिफॉर्म करने पड़े। हमने 1990s में अपने मार्केट खोल दिए, मार्केट ओपन हो चुके हैं। अब उस टाइम की सरकार को ये तो पता है कि भाई हमारा जो अभी स्टेक था कि हम जो भी काम कर रहे थे हम सबको इक्वालिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो हम यहाँ से एक तरह से पीछे हट जाएंगे। जैसे सपोज एक रोड बननी है, सरकार बनाएगी तो सरकार अपने हिसाब से उसको बनाएगी कि भाई लोग आए, इस पे काम करें, रोड बन गई है, लोग चलें, फ्री में चले, कोई दिक्कत नहीं। अब सरकार से बड़ी बड़ी कंपनी ने बोला कि इस रोड को हम बनाएंगे, आप पीछे हट जाइए, इसको जितना भी इस पे खर्चा आएगा उस खर्चे को हम टोल लगा के वसूल कर लेंगे। तो लगभग सरकार का जो पीछे हटना हुआ, और जितनी भी ये अलग अलग इंस्टीट्यूट थे सब लोग इंडिया में आ गए, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि भाई स्टेट का ज्यादा कुछ रोल रहेगा नहीं। तो एक चीज है कि भाई जो पैसे वाला है वो पैसा इन्वेस्ट करता रहेगा प्राइवेट कंपनी में, बढ़ता रहेगा उसका पैसा, तो पैसे वाला और पैसे बन जाएंगे उसके। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब, क्योंकि वो मजदूर बन के रह जाएगा। अब सरकार कोई अंधी थोड़ी थी, उसको भी दिख रहा था ये सब चीजें। तो ये स्मार्टली एक काम करती है हमारी सरकार कि भाई ठीक है प्राइवेटाइजेशन हमें बढ़ाना है, लेकिन हमें जो गरीब हैं या जो पीछे रह जाएंगे उनको भी ऊपर उठाना है, उनको भी एम्पावर करना है, उनको सशक्त बनाना है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। तो सरकार 1990 से ही रिफॉर्म करने स्टार्ट करती है। कैसे? कि हम भाई आपको ज्यादा चीज नहीं दे सकते, हम आपको अधिकार देंगे, आपको राइट्स दिए जाते हैं। तो आप देखो 1992 में पंचायती राज, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कि भाई अब पूरे देश में हर जगह आपको ये अधिकार मिलेंगे कि जो जिला है, छोटा कस्बा है, गांव है, वो अपने खुद से उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली बढ़ा सकता है। उससे क्या होगा? वो एम्पावर होगा। आप समझो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं इसी में, क्योंकि रिजर्वेशन होगा तो इसमें महिलाएं भी आएंगी, अदरवाइज महिला पीछे रह जाएंगी। गरीबों का भी, भाई जो वल्नरेबल सेक्शन थे, एसटी, एससी, सबको रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई सबको हमें आगे बढ़ाना है, अदरवाइज सब पीछे रह जाएंगे। लोग जो ऊपर 1% लोग हैं बस वही पैसे बना पाएंगे, ये सब पीछे रह जाएंगे। अब इसी टाइम पे आप देखो जितने भी एक्शन लेगी सरकार वो लगभग इसी से अलाइन करते हुए लेगी। आप देखो 1999 में पीसा एक्ट आ जाएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो उनको पावर देने के लिए। ऐसे ही आप समझो 1999 में कितनी सारी स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आते हैं, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ऐसे ही आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो गांव तक सड़क क्यों पहुंचानी है? क्योंकि गांव पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारे कॉरिडोर मींस होलिस्टिकली चाह रही थी सरकार कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और पैसा नहीं भी पहुंचे तो उनके पास इतनी फैसिलिटी पहुंचे कि वो खुद से आगे बढ़ जाए। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। 2005 में क्या आएगा? आरटीआई एक्ट, की आपको अधिकार देगी कि आपको सूचनाएं मिले। 2006 में मनरेगा लेके आएगी कि भाई आपको कुछ नहीं भी करते हो तो कम से कम आपको 100 दिन के लिए इतना न्यूनतम मजदूरी मिल जाए कि आपका घर चल जाए। फिर उसी को आप बढ़ाइए, 2009 में आपकी एजुकेशन फ्री कर देती है 6 से 14 साल के लिए। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आती है कि 5 किलो राशन प्रति यूनिट हर महीने उनको दिया जाए ताकि लोग भूख से ना मरे। मोदी जी आते हैं 2014 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कि भाई सबका
फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ऐसे ही जब कोविड आता है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें अन्न वितरण हो रहा था, तो मींस सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम एक तरह से पीछे हट चुके हैं। हम किसी भी बिजनेस में सरकार इन्वॉल्व नहीं है। जितनी भी कंपनी है सबको बेच रही है, या फिर उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कर रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि जब हम पीछे हटेंगे तो जो लोग हैं उनको हमें थोड़ा ऊपर उठाना है, उनको अधिकार देने हैं। तो ये सारा सिस्टम उस बैकड्रॉप पे चल रहा था। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। अब जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, स्ट्रक्चर आप एक बार समझो। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे ब्लॉक, और उसके नीचे विलेज। तो इसको क्या बोलते थे? ग्राम पंचायत। 5 लोग बैठेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक पंचायत। और इसको क्या बोलेंगे? जिला परिषद। ठीक। अब आप समझो, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होंगे इनको क्या बोलेंगे? भाई सरपंच बोल देंगे, कहीं पे प्रधान जी भी बोलते हैं। ठीक। ब्लॉक में कौन होंगे? ब्लॉक प्रमुख होंगे। ब्लॉक प्रमुख आपने नाम सुना होगा, या इसको क्षेत्र प्रमुख भी बोलते हैं। जिला